हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोनोसिस्टिस के बारे में। एंड ये आपका बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी जूलॉजी पेपर 1 का कंटेंट है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 में ऑलरेडी आपके पैरामीशियम एंड यूग्लिना की बात कर ली है फ्रॉम द प्रोटोजोअन्स, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मोनोसिस्टिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा, जो कि आपका यूनिट 1 है, उसमें मोनोसिस्टिस को हलवा क्लियर करते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मेरा न्यू बैच है, एबीसी बैच। इसमें मैंने बॉटनी एंड जूलॉजी फॉर बीएससी 5th सेमेस्टर अरेंज किया है, ठीक है। और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर नोट्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही बच्चों के लिए दिया जाता है। तो आप दिल खोल करके चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने कलीग्स के पास, जिससे वो भी इन सभी वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जल्दी से जल्दी 50K सब्सक्राइबर करवाइएगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको वीडियोस दी जाती हैं रेगुलरली और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, इस वजह से आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो यूनिट 1 का है, अगर मैं उसकी बात करूं तो यूनिट 1 में आप प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा के बीच में आपको दिया गया है यूग्लिना पढ़ने को, देन मोनोसिस्टिस, देन पैरामीशियम, देन साइकन, ओबेलिया एंड ऑरेलिया। तो हमने ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, कि यूग्लिना एंड पैरामीशियम पढ़ लिया है। इट्स टाइम फॉर मोनोसिस्टिस। ओके, चलिए मोनोसिस्टिस को क्लियर करते हैं एंड देन वी आर डन विद द प्रोटोजोअन्स एंड वी विल मूव ऑन आवर पोरीफेरा, दैट इज साइकन। मोनोसिस्टिस, नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो एंड सिस्टिस, देयर आर टू टर्म्स इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। एंड सिस्टिस मतलब क्या होता है? ब्लैडर। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में सिंगल ब्लैडर पाया जा रहा है उन्हें ही हम मोनोसिस्टिस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी बॉडी में आपको क्या दिखेगा? सिंगल ब्लैडर दिखाई देगा एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसिस्टिस, जिसमें हम वर्गीकरण देखेंगे। इनका जो फाइलम होता है ना, ये आपका फाइलम देखा जाता है प्रोटोजोअन्स, ठीक है। नाउ मैंने बताया है आपको कि प्रोटोजोअन्स की क्या क्या खासियत हमने देखी है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। दे आर यूनिसेलुलर, दे आर यूकैरियोटिक, दे कैन बी फ्री लिविंग, पैरासाइटिक, हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। क्या बोल रहा है कि एक तो ये एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि आपको इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह दिखाई दे देंगे। और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब अकेले भी पाए जा सकते हैं और ग्रुप में पैरासाइटिक वे में भी पाए जा सकते हैं। ये खाने के लिए दूसरे पे भी निर्भर हो सकते हैं और ये स्वयं का खाना स्वयं भी बना सकते हैं, ठीक है। इनका सब फाइलम होता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ मतलब क्या? कि ये चल फिर नहीं पाएंगे, दे आर नॉन मोटाइल, ये पैरासाइटिक ही होंगे। स्पोरोजोआ से हमें इस चीज़ की कन्फर्मेशन मिल जाती है कि दे आर वॉट? दे आर पैरासाइटिक, मतलब कि इनको एक होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अपने लाइफ साइकिल में, जिस पे ये अपना जीवन चक्र जो है वो पूरी तरीके से व्यतीत, मतलब पूरा जीवन व्यतीत करेंगे एक होस्ट पे, और उससे उनका जो भी न्यूट्रिशन होगा वो खुद क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, उनसे न्यूट्रिशन लेंगे। और न्यूट्रिशन तो लेंगे ही, प्लस उन्हें हार्म भी करेंगे, उन्हें दिक्कत परेशानी भी पहुंचाएंगे। तो इस वजह से हम इन्हें पैरासाइटिक कहते हैं, ठीक है। और स्पोरोजोआ का नेम खुद ही बता रहा है कि ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे आगे चल करके। क्लास इनका टीलोस्पोरी है। टीलोस्पोरी मतलब क्या? कि ये पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स हैं, ओके। और ये टीलोस्पोरी मतलब होता है कि होस्ट की सेल की बॉडी के अंदर रहेंगे। कई कई होते हैं जो एक्टोपैरासाइट होते हैं, कुछ इंडोपैरासाइट होते हैं। तो ये कैसे हैं? दे आर इंडोपैरासाइट, मतलब ये कि ये होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं, ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। सब क्लास इनका है ग्रिगैरिनिया। ग्रिगैरिनिया मतलब क्या? कि इनमें लॉन्ग एंड वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये किस तरीके से आपको दिखाई देंगे? एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर आपको इनका दिखाई देगा। ऑर्डर इनका यूग्रेगनाइडिया, मतलब कि ट्रू वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर।
जीनस इनका मोनोसिस्टिस एंड द फेमस स्पीसीज इज एगलेस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में स्पीसीज की बात नहीं की गई है, आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं मोनोसिस्टिस के। अगर स्पीसीज की बात करने लगे तो कुछ आपको विभिन्नता दिखाई दे सकती है, लेकिन हम जनरली केवल मोनोसिस्टिस की बात करेंगे। ठीक है, क्या मैं इस स्लाइड से आपको चीज़ें बता पाई? अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ मोनोसिस्टिस। ओके, तो मॉर्फोलॉजी में हम इनका जो बाहरी स्ट्रक्चर है, इनके सेल के स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, हम इनकी बातें करेंगे। अगर मैं इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर से पहले मैं इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करूँ कि ये रहते कहाँ हैं, है ना, तो मोनोसिस्टिस प्राइमरली जो है आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दिखाई देंगे। देखिए याद रखिएगा, मोनोसिस्टिस को होस्ट चाहिए और इनका होस्ट जो होता है वो केचुआ होता है, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्रजनन जो आपके अंग होते हैं ना केचुए के, प्रजनन अंग क्या होंगे? या तो मेल के सेमाइनल वेसिकल होंगे या तो फीमेल की ओवरीज होंगी। यही होगा ना, अंडाशय होगा या फिर व्रीय आपके पुटिकाओं होगा। तो ये दो आपके हैं, मेल्स में सेमाइनल वेसिकल एंड अर्थवॉर्म की फीमेल्स में ओवरीज। तो यही दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको मोनोसिस्टिस जो है वो दिखाई देता है और वहीं पर ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो पूरी तरीके से लेता है। अगर मैं आपसे पूछ देती हूँ या आपके एमसीक्यूज में आ जाता है कि मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ, तो आप क्या लिखोगे? आप क्या टिक लगाओगे? अर्थवॉर्म। ये कहाँ प्राइमरली पाए जाते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? सेमाइनल वेसिकल या फिर ओवरी। ओके, और अर्थवॉर्म की ज़्यादातर स्पीसीज में आपको ये देखने को मिलेंगे एंड ये पैरासाइटिक रूप में रहते हुए दिखाई देते हैं। अगर मैं केवल पैरासाइट कह रही हूँ तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि वो अपना न्यूट्रिशन तो लेंगे ही साथ में उस केचुओं को हार्म भी पहुँचाएंगे। उन्हें उनकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो उनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा उन्हें नुकसान, उन्हें डिसीज़ भी पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इट इज़ कॉमनली फाउंड इन सेमाइनल वेसिकल। ज़्यादातर अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ तो सेमाइनल वेसिकल एंड ओवरीज, इन दोनों में अगर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे तो ये मेल के सेमाइनल वेसिकल्स में देखने को मिलेंगे एंड फीमेल्स की ओवरीज में कम, ओकेजनली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनकी जगह आपको पता चल गई, आदत पता चल गई। आदत क्या है? पैरासाइटिक है, दूसरे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसे हार्म कर रहे हैं। रह कहाँ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो सेमाइनल वेसिकल एंड ओवरी है अर्थवॉर्म की, उसमें। शेप की मैं बात करूं तो मोनोसिस्टिस के पास डिस्टेंट इलोंगेटेड शेप होता है, मतलब खिंचे हुए होते हैं, और वॉर्म लाइक आपको, थ्रेड लाइक ये आपको दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा तो वॉर्म लाइक जैसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, लाइक मैं कैसे बताऊँ, आपने कभी कभी दाल वगैरह देखा है, चावल वगैरह देखा है, उसमें आपको देखते हो उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वैसे वॉर्म होते हैं छोटे छोटे। तो उस तरीके से उन्हें खींच दो तो वो मोनोसिस्टिस बन जाएगा, वैसा शेप इनका होता है। ओके, साइज मोनोसिस्टिस की बहुत वेरी करती है, लेकिन जनरली ये स्मॉल होते हैं। इनका रेंज जो है 0.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर लेंथ में दिखाई देता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज ऑफ देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकते हैं और 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग तक ये जा भी सकते हैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में। और 500 अगर माइक्रोमीटर लॉन्ग जाते हैं तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जनरली तो 0.5 से 2 मिलीमीटर रहेंगे, एकदम ही आपकी खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में लाइफ साइकिल के ये कभी कभार 500 माइक्रोमीटर लॉन्ग, ठीक है, और 40 माइक्रोमीटर ब्रॉड, चौड़े, लंबे 500 माइक्रोमीटर और चौड़े 40 माइक्रोमीटर। तो इतने बड़े ये हो जाते हैं कि आप इन्हें अब अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। ठीक है, एंड अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, टेल मी वन थिंग, मोनोसिस्टिस जो है ये कौन सा पैरासाइट है? क्या ये इंडो पैरासाइट है? क्या ये एक्टो पैरासाइट है? नाउ कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ मोनोसिस्टिस, जो ये आउटर सरफेस है, दिस पार्ट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है और इस पे आपको बहुत सारे सीलिया दिखाई देते हैं और फ्लैजिला भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, जनरली ये ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होते हैं या फिर पारभासी यानी ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं।
इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको बहुत ही आसानी से दिखाई दे देंगे, क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं, तो अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो आप इसमें काफ़ी आसानी से देख सकते हो। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस, द मेन थिंग। ठीक है, मैं एक बार आपको बना के दिखाती हूँ। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ मोनोसिस्टिस, और यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, और जो पूरी बॉडी है, ठीक है, ये जो पूरी बॉडी है ये इस तरह से साइटोप्लाज्म से भरी हुई होगी। ठीक है, देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरी तरीके से इनकी बॉडी में भरी हुई होगी। नाउ अगर हम काम की बात करें कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का क्या वर्क है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो एज यू ऑल नो कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करेगा पूरे फंक्शनिंग को, जितनी भी फंक्शनिंग चल रही है उसे कंट्रोल करेगा। अब ये फंक्शनिंग कहाँ चल रही है? ये फंक्शनिंग जो हमारे मोनोसिस्टिस की बॉडी के अंदर चल रही है। तो सेलुलर फंक्शन कि सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, और प्लस हमारा न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट करता है, ये चीज़ आपको पता होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या दिखाई देगा? इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको दिखाई देगा 4 क्रोमोसोम जो कि होंगे हैप्लॉइड। 4 क्रोमोसोम्स जो कि क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, मतलब कि उनका प्लॉइडी लेवल n होगा। ठीक है, वी आर डन विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होगा एक बार समझिए। न्यूक्लियस एक तो सिंगल होगा, एक है सिंगल होगा, वेसिकुलर होगा, और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। इसमें कैरियोसोम्स पाए जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको मोनोसिस्टिस का न्यूक्लियस पता लगाना हो ना कि इसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ है, तो आप इसे स्टेन कर दीजिए। किससे? आयरन हीमेटोजाइलिन से। किससे? आयरन हीमेटोजाइलिन से आप इसे क्या करिए? स्टेन कर दीजिए, और आपको इसका न्यूक्लियस जो है वो दिखाई दे देगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा डीपली स्टेन हो जाता है आयरन हीमेटोजाइलिन से। ओके, सो वी आर डन विद द न्यूक्लियस पोर्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म। इफ़ आई टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म मोनोसिस्टिस का, जहाँ पर हर एक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही होती हैं, भले वो डाइजेशन का काम हो गया, वो सिंथेसिस का काम हो गया, प्लस इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बटा होता है एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म में। ठीक है, देखिए जो एक्टोप्लाज्म होता है वो नाम से ही बता रहा है कि ये तो बाहर रहेगा। ठीक, ये एक्टोप्लाज्म है जो कि बाहर है, बाहर के जितने पोर्शंस कवर कर रहा है ये एक्टोप्लाज्म है, और अंदर वाला पोर्शन का कलर सेम जो अभी येलोइश टाइप में है वो मान लीजिए। एक्टोप्लाज्म क्या होता है? आउटर क्लियर लेयर होती है, और इंडोप्लाज्म इनर ग्रैनुलर एबिंडेंस, ग्रैनुलर होती है, आप ये समझो। मैं यहाँ लिखती हूँ, एक तो है एक्टोप्लाज्म और एक है इंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म है वो कैसी होगी? क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर। क्या है ये क्लियर है। लेकिन इंडोप्लाज्म जो है ये आपको ग्रैनुलर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ग्रैनुलर, मतलब कि छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे। किस चीज़ के ग्रैन्यूल्स हैं ये? पैराग्लाइकोजन। क्या? पैराग्लाइकोजन और वॉल्यूटिन के ये क्या रहेंगे? ग्रैन्यूल्स होंगे। ओके, और जो आपका एक्टोप्लाज्म है इनमें आपको मायोनीम्स दिखाई देगा जो कि मेटाबॉलिक मूवमेंट कराते हुए आपको दिखेगा, प्लस ये जो आउटर क्लियर आपकी एक्टोप्लाज्म है ये ईपीसाइट, सार्कोसाइट, मायोसाइट में बटी हुई रहेगी। ठीक है, मैंने जो कुछ बोला आई थिंक आप नहीं समझ पा रहे होगे, अभी समझो। मैंने क्या बोला कि साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे मोनोसिस्टिस का, उसमें साइटोप्लाज्म बटा हुआ है 2 कैटेगरीज में। ये कैटेगरी है एक एक्टो की और एक है इंडो की। एक्टोसाइटोप्लाज्म, इंडोसाइटोप्लाज्म। एक्टो और इंडो मतलब क्या कि एक्टो जो है ये आउटर साइटोप्लाज्म है, इंडो जो है ये इनर साइटोप्लाज्म है।
एक्टो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है, और इंडो जो है ये ग्रैनुलर होती है। ग्रैनुलर क्यों है? क्योंकि इनमें आपको क्या दिखाई देगा, पैरामाइलन, ठीक है, सॉरी पैराग्लाइकन, मुझे पैरामाइलन याद आ रहा है, पैरा आपको ग्लाइकोजन दिखाई देगा और वॉल्यूटीन दिखाई देगा, ठीक है। वहीं आपको एक्टो में मायोनीम्स दिखाई देगा। एक्टो आगे चल करके 3 अनदर लेयर्स में भी बटी है, जो कि है आपकी आउटर ईपी साइट, ठीक है, आपकी मिडिल सार्कोसाइट, और क्या मैं लिखवा दूं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं आप लोग लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, चलो। एक्टो एक्टो अनदर 3 लेयर्स में बटी है, ईपी साइट जो कि आउटर होती है, सार्कोसाइट्स जो कि मिडिल होती है, और मायोसाइट्स जो कि आपकी सबसे इनर लेयर होती है, और इसी मायोसाइट में आपको मायोनीम्स देखने को मिलेगा। So this is about your cytoplasm and we are done with the cytoplasm of monocystis also. Notes आपको मेरे हैंड रिटेड रफली नोट्स आपको मिल जाएंगे, कहाँ, टेलीग्राम पे। सो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको पैरामीशियम एंड जो आपका यूग्लिना है उसके नोट्स भेज दिए हैं, और इसके भी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, वी आर डन विद द न्यूक्लियस एंड एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म, ठीक है। नाउ इनके एक बार स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, ये है एक ट्रोफोजोइट, वेट, ये दोनों ही एक्चुअली ट्रोफोजोइट हैं, लेकिन ये फ्री छोटा वाला ट्रोफोजोइट अभी यंगर एज में है, और ये पूरी तरीके से बड़ा मैच्योर एज में हो चुका है, ठीक है। देखिए, अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनशॉट किया है क्या? यहाँ स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लो पहले, टेक द स्क्रीनशॉट। अब चलो, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई देगा, जिसकी बात हम लोगों ने कर ली है, दोनों में ही आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। इंडोजोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। पैरामाइलन ग्रैन्यूल्स आपको देखो ये इनर साइड पे, इंडोप्लाज्म में आपको पैरामाइलन ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खासियत ये देखिए कि पैरामाइलन जो ग्रैन्यूल्स हैं वो केवल आपको मैच्योर ट्रोफोजोइट्स में दिखाई दे रहे हैं, वो आपको यंगर वाले में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पॉइंट याद करने वाली है कि मोनो जो सिस्टिस है उसके मैच्योर ट्रोफोजोइट में ही आपको पैरामाइलन ग्रैन्यूल्स जो है वो दिखाई देंगा व्हाट इज देंगा ठीक है, मतलब देगा, ओके। ग्रैनुलर इंडोप्लाज्म जो है वो आपको दोनों में ही दिखाई देगा। क्लियर आपको एक्टोप्लाज्म बाहर की लेयर दिखाई देगी, पैलिकल्स लगे होंगे पूरी बॉडी पे, और स्पर्म टेल भी आपको यहाँ नीचे की ओर दिखाई देगा हमारे फ्री यंग ट्रोफोजोइट्स में। इस स्ट्रक्चर से 2 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा फ्री यंग ट्रोफोजोइट्स है इसमें आपको स्पर्म टेल स्पेसिफिकली दिखाई देगा, वहीं अगर मैं मैच्योर की बात करूं तो वहां पर आपको पैरामाइलन ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे। तो इन 2 डिफरेंसेस को आपको आसानी से याद रखना है, उसके अलावा सब कुछ सेम। अच्छा, ये जो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए, यहाँ पर आपको पैलिकल की लेयर भी दिखाई देगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये जो लेयर है बाहर की, ये इनकी पैलिकल की लेयर होती है, और पैलिकल की लेयर थिक होती है, फर्म होती है, और लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, एक पैलिकल जो है उसे ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है, तो आप इसे बना सकते हो अपनी कॉपी में, तो प्लीज़ बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट अगर साफ सुथरा लेना है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल है ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में। पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो भी अत्यधिक पानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर घुस जाता है तो उसे बाहर निकालने का काम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता है। फूड वैक्यूल क्या है? अच्छा, और ये जो एक्सपेल कर रहा है एक्सेस वाटर, वो क्या एक्चुअली क्या प्रोसेस है? ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस है, क्योंकि बैलेंस बनाए रखना है। फूड वैक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कराने में जो कि हमारे जो मोनोसिस्टिस हैं वो होस्ट की बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। होस्ट इनका कौन है? अर्थवॉर्म है। तो अर्थवॉर्म की जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड होंगी उनको एब्जॉर्ब कराने में काफ़ी ज़्यादा जो फूड वैक्यूल्स हैं वो मदद करेंगे हमारे मोनोसिस्टिस को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मोनोसिस्टिस में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आते हैं। इनमें गैमेट्स भी बनते हैं, इनमें स्पोरोसिस्ट भी बनते हैं, और जो भी लाइफ साइकिल है ये एक अर्थवॉर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही आपको देखने को मिलती है। सो वी आर डन विद द मॉर्फोलॉजी सेक्शन, जहाँ पर हम लोगों ने किस चीज़ों की बात की? हमने न्यूक्लियस की बात की, हमने सेल वॉल की बात, सॉरी सेल वॉल तो नहीं है, पैलिकल की बात की, साइटोप्लाज्म में हम एक्टो इंडोप्लाज्म की हमने बात की।
हमने उसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सभी चीज़ों की बात की है। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज कि स्पर्म टेल किस में पाया जाता है? क्या हमारे मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स में पाए जाते हैं मोनोसिस्टिस के, या फिर क्या वो यंगर ट्रोफोजॉइट्स में पाए जाते हैं? तो आप इसका भी आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मोनोसिस्टिस। पैरामीशियम पे ही है अभी ये स्लाइड, ठीक है। तो मोनोसिस्टिस के हम लोग फिजियोलॉजी की बात करते हैं, जहां हम इनके न्यूट्रिशन, डाइजेशन, इनके रिप्रोडक्शन, इनमें रेस्पायरेशन, इनमें एक्सक्रीशन, हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जो हमारा न्यूट्रिएंट अपटेक है मोनोसिस्टिस में, फीडिंग मैकेनिज्म सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैसे जो भोजन है उसको हमारा जो मोनोसिस्टिस है वो ग्रहण करता है, फिर हम उसका पाचन वगैरह पढ़ेंगे। मोनोसिस्टिस न्यूट्रिशन अपना कहाँ से लेता है? रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। किसके रिप्रोडक्टिव फ्लूइड? अर्थवॉर्म जो है, जो केचुआ जो है ना, उसके रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो है उससे वो अपना क्या करता है? पोषक तत्व एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा इन न्यूट्रिएंट्स को। कैसे? क्योंकि इनकी बॉडी बनी हुई है भाई पैलिकल से, और पैलिकल होती है थिन, और जिस वजह से ये काफ़ी आसानी से क्या करते हैं? उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। क्या कर लेते हैं? जो शरीर की सतह होती है मोनोसिस्टिस की, उससे वो केचुए की जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है उसको क्या करते हैं? सीधे संपर्क में आकर के वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, अब उनकी बॉडी के अंदर आ गया। अब डाइजेशन कैसे होगा? तो फूड पार्टिकल्स जो मोनोसिस्टिस लिया हुआ है वो फूड वैक्यूल्स में जाएगा, और ये फूड वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट था? तो साइटोप्लाज्म में। अब ये जो फूड वैक्यूल्स में खाना गया है, कलेक्ट हो चुका है, अब डाइजेशन एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे मोनोसिस्टिस में पाए जाते हैं, अब वो इस फ्लूइड पे आक्रमण करेंगे, और आक्रमण करके इसे क्या करेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने लगेंगे, और तोड़ने के बाद इसे क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर लेंगे, और डाइजेशन के बाद एनर्जी इन्हें मिलेगी जो ये अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया इनका न्यूट्रिशन, अपटेक। अब एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जैसे ही एक बार ये रिप्रोडक्टिव फ्लूइड इनकी बॉडी में फूड वैक्यूल्स के द्वारा डाइजेस्ट करा लिया जाता है, वैसे ही क्या होता है? आगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेलुलर फंक्शंस के द्वारा हमारे जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उनकी बॉडी में इस तरीके से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलती है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मोनोसिस्टिस सबसे पहले अर्थवॉर्म की बॉडी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें रहेगा, उसका जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है उसे अपनी पैलिकल की जो सतह है उससे एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड हमारे मोनोसिस्टिस की बॉडी के अंदर आ जाएगा। जैसे ही वो अंदर आएगा, फूड वैक्यूल उसे कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उस फूड वैक्यूल में, वो उस पर आक्रमण करेंगे, उसे और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके उसे डाइजेस्ट करवाएंगे। डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के दौरान जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से अमाइनो एसिड्स, शुगर्स और अदर इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे प्रोटोजोन्स जैसे कि मोनोसिस्टिस की बॉडी से पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आगे चल के मोनोसिस्टिस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, एम आई डन विद द न्यूट्रिशन पार्ट? कि न्यूट्रिशन यहाँ पर आपको सैप्रोजोइक देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? नोट डाउन करिए, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एब्जॉर्ब्स इट नरिशमेंट फ्रॉम द फ्लूइड ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स बाय ऑस्मोट्रॉफी। ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा जो फ्लूइड है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। दो टर्म न्यूट्रिशन में याद रखना है, सैप्रोजोइक एंड सेकेंड इज ऑस्मोट्रॉफी। व्हाट इज ऑस्मोट्रॉफी? ऑस्मोट्रॉफी मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करके उसके बाद ही आगे चल करके डाइजेशन हो रहा है। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोजोइक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। Now let's move on our next slide. If you want to take the screenshot, please take it. Okay? इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताती हूँ कि इनमें रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स, रिजर्व जो फूड ग्रैन्यूल्स हैं वो क्या क्या हैं? तो अभी मैंने अभी पीछे ही आपको पढ़ाया कि ग्रैन्यूल्स इसमें कौन कौन से थे भाई? पैरा ही तो था, पैराग्लाइकन ग्रैन्यूल्स, पैराग्लाइकन
ग्रैन्यूल्स। तो याद रखिएगा रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स इनमें पैराग्लाइकर ग्रैन्यूल्स रहते हैं। तो वी आर डन विद द न्यूट्रिशन पार्ट। नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि मोनोसिस्टिस के पास काफ़ी सारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, मतलब काफ़ी सारे नहीं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिल है जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम आता है, बैलेंसिंग करा रहा है एक्सेसिव वाटर को बाहर फेंक करके, और वाटर का एक्सक्रीशन भी कराता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्टिवली जितना भी एक्सेस वाटर है उसको बाहर फेंकता है, और मेटाबॉलिक वेस्टेज भी उसी वाटर के साथ बाहर चले जाते हैं। मेटाबॉलिक वेस्टेज जैसे कि अमोनिया हो गया, अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हो गए, वो सेलुलर, जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म हुआ है, जो भी खाना बना है, जो भी हम सांस ले रहा है मोनोसिस्टिस, तो उस दौरान पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजनस वेस्ट है जो भी बना है उस सेलुलर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से, अब उसे क्या किया जाता है, इसी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा बाहर पानी में घुलनशील करके फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से इनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो पेरियोडिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेल करता है, जिसकी वजह से जैसे ही इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में पानी भरेगा वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, वो फूल जाएगा, और जैसे ही पानी बाहर जाएगा वो पिचक जाएगा। ऐसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो है वो पेरियोडिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करता रहता है। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस की बात करूं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे मोनोसिस्टिस में। कैसे? एक्सेसिव जितना भी पानी है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसे बाहर निकाल करके ये सेलुलर इंटीग्रिटी को मेंटेन किए रहता है। रेगुलेटरी फंक्शन ये जो है ना, मेंटेन करने की, सेलुलर इंटीग्रिटी बनाए रखने की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्रोटोजोन के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवॉर्म का वो फ्लूइड रिच होता है, और उसमें अगर आप मोनोसिस्टिस की बॉडी में यही गंदगी ही भरी रहेगी तो वो फिर और ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो चारों तरफ भरा हुआ है उसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फिर वो जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो बाहर जो एक्सेसिव वाटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सेलुलर इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो वी आर डन विद द एक्सक्रीशन पार्ट ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन। मोनोसिस्टिस रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक सिंपल डिफ्यूजन से करता है, जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन या पैलिकल, क्योंकि पैलिकल काफ़ी ज़्यादा थिन, पतली, फर्म लेयर होती है, तो उससे डिफ्यूजन जो है वो काफ़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में एक्चुअल मैकेनिज्म अभी तक हमारे मोनोसिस्टिस में नहीं जाना गया है, लेकिन यही बताया जाता है कि पैलिकल जो है उसी के द्वारा, डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, और जो CO2 है उसको एक्सहेल किया जाता है। ठीक है, सेम लाइन इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। रेस्पिरेटरी गैसेज जो हैं वो डिफ्यूजेज इन होते हैं एंड आउट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आइसो में रखो, हाइपो, हाइपर, इन सब चीज़ों में रखो तो वो पिचकने का, फिर उसके बाद उसके मर जाने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन फॉर रेस्पिरेशन, फ्लैटेंड इलोंगेटेड शेप होता है हमारे मोनोसिस्टिस का। कैसे? मतलब एडेप्टेशन का ये कहने का मतलब है कि अगर केवल सेल के मेम्ब्रेन के द्वारा ही वो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है, तो मोनोसिस्टिस ने अडेप्ट किया है कि वो बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन कर ले। क्या अडेप्ट किया है उसने? ये किया है कि उसने अपनी साइज़ को इलोंगेटेड बना लिया है, जिसके वजह से जो उसका सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक ऐसा वॉर्म है और एक ऐसा वॉर्म है, आसानी से कौन ले पाएगा ऑक्सीजन? ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो मोनोसिस्टिस ने रेस्पिरेशन के लिए अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हुए अपने आप को कैसा कर लिया है? इलोंगेटेड कर लिया है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हमें ये पढ़ना है कि मोनोसिस्टिस एग्जिबिट ग्लाइडिंग या फिर क्रॉलिंग मूवमेंट आपको इसमें दिखाई देता है, जो कि इनकी बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने के दौरान, जैसे उनकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, उसी के वजह से इनमें ये मूवमेंट देखने को मिलता है। इनमें कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जैसे कि सीलिया या फ्लैजिला आपको बहुत, ऑब्वियसली इनकी बॉडी में सीलिया है, ये इस तरीके से सीलिया लगे हुए हैं, बट जनरली इनमें ये सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, जनरली आपको नहीं दिखाई देंगे। हाँ, स्ट्रक्चर्स वगैरह में, जैसे मैंने आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस की मैं बात कर रही हूँ, यंग ट्रोफोजॉइट में आपको वो सीलिया फ्लैजिला दिखाई देगा, लेकिन मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स में आपको वो सीलिया फ्लैजिला नहीं दिखाई देगा। देखो स्ट्रक्चर में
बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो जनरली इनमें सीलिया एंड फ्लैजिला नहीं दिखाई देता है। दैट्स वाई मैंने अभी जब क्लासिफिकेशन में पढ़ा रही थी वहाँ भी मैंने बताया था कि मोटिलिटी इनमें नहीं होती है। अब नहीं होती है कहने का मतलब ये कि मैच्योर ट्रोफोजॉइट्स में नहीं होती है। जो छोटे वाले रहते हैं उनमें तो होती है क्योंकि उनमें सीलिया वगैरह पाया जाता है। ओके, इनके पास स्मूथ आउटर सरफेस होती है जो कि इन्हें वही क्रॉल करने के लिए, ग्लाइड करने के लिए अर्थवॉर्म की बॉडी में अलाउ करती है। तो इस तरीके से इनमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है। नाउ द मेजर पार्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन होता है जहाँ पर मोनोसिस्टिस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के दौरान। ठीक है, विखंडन इसमें आपको द्विआधारी देखने को मिलता है। ड्यूरिंग जो हमारा बाइनरी फिजन है उसमें लॉन्गिट्यूडनली जो मोनोसिस्टिस है वो डिवाइड होता है डॉटर सेल्स में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डिवीज़न होता है। और ये प्रोसेस इन्हें अलाउ करता है कि ये अपनी काफ़ी सारी पॉपुलेशन हमारे जो अर्थवॉर्म है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बढ़ा पाएँ। तो एक तो एसेक्सुअली आपको दिखाई दे रहा है बाइनरी फिजन के द्वारा, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखने को मिलता है गैमेटोजेनेसिस के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओवरीज ऑफ अर्थवॉर्म होस्ट उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाहर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने नहीं आएंगे, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में है अर्थवॉर्म के, वहीं पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। इसमें होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटोजोआ एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा oocytes। ठीक है, मतलब ये कि मोनोसिस्टिस का मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट जो है वो स्पर्मेटोसाइट बनाएगा और फीमेल गैमेट जो है वो oocyte बनाएगा। एंड फिर इनका आगे चल करके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद द रेस्ट इज़ द बेस्ट। देखते हैं, समझिए, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से बताने की। ये है इनका एक मैच्योर ट्रोफोजॉइड। ठीक है, एडल्ट ट्रोफोजॉइड जिसे आप कहते हो, जिसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अब 2 ट्रोफोजॉइड जैसे ही मेल एंड फीमेल मोनोसिस्टिस एक पास आएंगे एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो इनके न्यूक्लियस जो है गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड गैमेटोसाइट्स में फिर इंसिस्टमेंट होगी जिसमें एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम एक्टोसिस्ट कहेंगे और एक इनर लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसे हम इंडोसिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पर गैमेटोसिस्ट के बाद गैमेटोसिस्ट्स बनेंगे और ये गैमेटोसिस्ट में इंसिस्टमेंट होगा जिसमें इस गैमेटोसिस्ट को एक ऊपर की लेयर से एक बाहरी लेयर जो है वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ये जो बाहरी लेयर है ये भी अगेन आगे चल करके 2 डिस्टेंट लेयर में बटी हुई है। द आउटर वन इज, जो बाहरी है, जो एकदम इसमें भी बाहरी है, वो है आपका एक्टोसिस्ट और जो अंदर वाला है वो है इंडोसिस्ट। ठीक है, अब आगे समझिए, गैमेटोसिस्ट जो हैं ये आगे चलते हैं और अब इनमें डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। काफ़ी सारे आपको डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं और ये डॉटर न्यूक्लियाई आगे चल करके आइसोगैमेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बहुत सारे आइसोगैमेट्स बनते हैं, कुछ जो गैमेट्स होते हैं वो पेयरिंग में भी आ जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने गैमेट क्या किया, बनाया है। दैट्स वाई इसे हम गैमेटोगेनी कहते हैं। अब जब गैमेट्स, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स बन गए हैं तो वो फर्टिलाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए पेयरिंग हो गई है, सी दिस, यहाँ पर पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग गैमेट्स की। अब ये पेयरिंग रिजल्ट करेगी फर्टिलाइजेशन में जिससे होगा जाइगोट का फॉर्मेशन। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वहाँ पर अब बनने लगेगा स्पोरोब्लास्ट, जाइगोट से बनेगा स्पोरोब्लास्ट। स्पोरोब्लास्ट जो है उसमें काफ़ी सारे आपको स्पोरोसिस्ट नज़र आएंगे एंड स्पोरोसिस्ट के अंदर आपको स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्पोर्स जो हैं, अब स्पोर्स बन गए, अब स्पोर्स जो है वो अर्थवॉर्म जो है वो इंजेस्ट कर लेगा किसी भी माध्यम से। जो स्पोर है वो अर्थवॉर्म की बॉडी में चला जाएगा। फिर जैसे ही वो स्पोर अर्थवॉर्म की बॉडी में जाएगा, अब क्या होगा, डेवलप करने लगेगा वो स्पोर और स्पोरोजॉइट्स में कन्वर्ट होने लगेगा। जो हमारा स्पोरोसिस्ट है वो डेवलप करेगा, उनमें आपको म्यूकोइड प्लग ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और यही प्लग जो है ये टूटेगा, ये ऐसे ऐसे टूट करके अब क्या करेगा, फ्री स्पोरोजॉइट्स, मतलब स्पोरोजॉइट्स को बाहर छोड़ देगा। ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं अब क्या करेंगे, अर्थवॉर्म का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उससे वो जा करके क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे और जैसे ही अटैच होंगे वो वहाँ से न्यूट्रिशन ले करके आगे चल करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे और एक यंग ट्रोफोजॉइट्स में बदल जाएंगे। इस यंग ट्रोफोजॉइट्स के पास स्पर्म सेल भी होगा और सीलिया भी होगा। ओके,
देन ये यंग ट्रोफोजॉइट और ज़्यादा न्यूट्रिशन अर्थवॉर्म से ले करके एक एडल्ट ट्रोफोजॉइट्स में बदल जाएंगे। फिर एडल्ट ट्रोफोजॉइट मेल एंड फीमेल आपको देखने को मिलेगा। फिर कैमिसोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, फिर डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो इनका रिप्रोडक्टिव थिंग है वो नज़र आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गैमेटोसिस्ट बनेगा, फिर आइसोगैमेट्स बनेंगे, आइसोगैमेट्स के बाद उनमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के बाद जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोब्लास्ट बनेगा, स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, स्पोर बनेंगे, फिर अर्थवॉर्म के अंदर वो स्पोर्स जाएंगे, उनमें म्यूकोइडल प्लग बनेगा, फिर स्पोरोसिस्ट बाहर आ जाएंगे, मतलब उसी प्लग से बाहर आएंगे अर्थवॉर्म की बॉडी में, और फिर जाके उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से अटैच हो जाएंगे, और अटैच होने के बाद वहाँ से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे, और न्यूट्रिशन लेते लेते यंग से फिर एडल्ट वो बदल जाएंगे। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन में मेल एंड जो मेल गैमेट है स्पर्मेटोजोआ फर्टिलाइज करता है फीमेल गैमेट oocytes को रिप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होस्ट की बॉडी में। ठीक है, और ये फ्यूज़न फॉर्मेशन करता है जाइगोट का, जो कि आगे चल करके स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, या सिस्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एंड यूनिक होता है हमारे मोनोसिस्टिस में। जो जाइगोट है वो अंडरगो करता है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें, और जाइगोट आगे चल के स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। स्पोरोसिस्ट में स्पोरोजॉइट्स होते हैं जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज है। याद रखिएगा इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, याद रखिएगा मोनोसिस्टिस का इन्फेक्टिव स्टेट स्पोरोजॉइट होता है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। तो स्पोरोजॉइट स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है मोनोसिस्टिस का, और यही हमारे अर्थवॉर्म को इन्फेक्ट करता है। अगर आप मोनोसिस्टिस का स्पोरोजॉइट आप देखो स्टेज, तो इसमें आपको ये बॉडी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, और बॉडी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी, माइक्रोनीम्स आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे दिखाई देंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको सब पैलिकर माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देगा, रॉप्ट्रीज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये रॉप्ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। फिर माइक्रोपाइल या माइक्रोपोर्स दिखाई देंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई देगा, राइबोसोम्स होंगे फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, पैलिकल की लेयर दिखाई देगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए। तो ये सारे पार्ट्स आपको एक स्पोरोजॉइट्स में देखने को मिलेगा मोनोसिस्टिस के। ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल, सो लाइफ साइकिल में आपको देखना है रिलीज एंड इन्फेक्शन। स्पोरोजॉइट्स को रिलीज़ कर दिया जाता है, जैसे ही देखो स्पोरोजॉइट्स बन जाता है ना, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाता है स्पोरोसिस्ट से, मैंने अभी आपको पढ़ाया पीछे। तो स्पोरोसिस्ट से रिलीज़ करने के बाद ये अर्थवॉर्म जो उनका होस्ट होता है उसे क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्शन के दौरान जो स्पोरोजॉइट होता है वो माइग्रेट करता रहता है, और न्यू पैरासाइटिक लाइफ साइकिल जो है वो मतलब चलती रहती है। ओके, समझ गए आप लोग? एक इन्फेक्ट कर दिया फिर दूसरे में चला गया, तो ये माइग्रेशन जो है ये भी आपको मोनोसिस्टिस में देखने को मिलता है। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट करा दूँ कि स्पोरोजॉइट जो है, ठीक है, इनका जो स्पोरोजॉइट है ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, और इनकी जो ट्रोफोजॉइट है वो क्या है, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो ट्रोफोजॉइट स्टेज है ना वो इनकी न्यूट्रेटिव स्टेज है, याद रखिएगा न्यूट्रेटिव स्टेज है। प्लस इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, तो इनकी लाइफ साइकिल होती है, और मोनोसिस्टिस मतलब इसमें आपको गैमिटोगोनी दिखाई देगा, मैंने जैसे आपको बताया गैमिटोगोनी पूरा जाइगोट तक बनने तक वाला, और जाइगोट से लेके पूरा स्पोरोसिस्ट वगैरह जो है उस वाले को हम लोग बोलते हैं स्पोरोगोनी। लाइफ साइकिल मोनोसिस्टिस की गैमेटोगोनी एंड स्पोरोगोनी में डिफ्रेंशिएटेड होती है, मुझे ये बोलना था। और सेकेंड ये कि आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि केवल एक ही इनका होस्ट है, दैट इज अर्थवॉर्म। मोनो से याद रखना, मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल इनका क्या है, एक ही होस्ट है जिन्हें कि आप अर्थवॉर्म कहते हो। So that's all about the today's video. That's all about the monocystis, and we are done with the Evelina paramecium monocystis. Now we will move further on our cycle. Okay. तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।